सो आप लोग देखो, 2 मिनट का टाइम है। इफ यू हैव एनी डाउट इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री यू आस्क, और अदरवाइज वी विल प्रैक्टिस द रैंडम क्वेश्चन। आवाज सबको आ रही होगी, आई होप सो। सो आंसर मी, कशिश, वैभव, भाव्या। वैभव, यू आर प्रेजेंट इन लास्ट क्लास ना? आप भी लास्ट क्लास में प्रेजेंट थे ना? और आप लोगों ने बोला था सर हम कोऑर्डिनेशन पढ़ के आएंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चंस आप कराओगे। सो आपके क्या डाउट है पहले आप पूछ लो। आपने कोई स्पेसिफिक डाउट्स हैं थ्योरी वाइज, या हम लोग, मैंने जो प्रीवियस टाइम में कुछ क्वेश्चंस मुझे मिले थे वो हैं, उनको रिपीट करता हूं। और प्रीवियस ईयर के मैंने कुछ क्वेश्चंस रैंडमली पिक किए हैं, जिससे आपके जितने भी डाउट्स हैं जो भी टॉपिक्स के रिलेटेड वो क्लियर हो जाएंगे। बट फर्स्ट योर टर्न, आप लोग देख लो और बताओ मुझे। चैट बॉक्स में मुझे जल्दी से मैसेज कर दो, मैं क्या करूं, स्टार्ट करूं सेशन? बिकॉज आई थिंक इट इज 5 मिनट हो गए हैं, जल्दी करूं, मुझे बहुत सारी चीजें बतानी है। ओके वैभव, सो वैभव क्या करना है आप लोग ये मुझे बताओ। डाउट्स हैं आपके, या फिर मैं कोऑर्डिनेशन से स्टार्ट करके जो क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में आए थे उसको मैं बताना स्टार्ट करूं, जिससे आपके सारे क्लियर हो जाएंगे? ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। चलो फिर तो मैं, आप लोग कह रहे हो आप स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, तो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो पहले मैं कोऑर्डिनेशन से स्टार्ट करता हूँ। चलो देखो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने पिक किए थे। पहले ये क्वेश्चन देखो, लास्ट क्लास में भी मैंने इसको डिस्कस किया था। ये क्वेश्चंस आपके देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको क्या करना, क्या है देखो, इसकी ट्रिक मैं बताता हूं, हाउ टू सॉल्व द मैक्सिमम पॉसिबल डेंसिटीज ऑफ अ लिगेंड गिवन बिलो टुवर्ड्स अ कॉमन ट्रांजिशन एंड इन ट्रांजिशन मेटल। अब नाउ फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन यू हैव सपोज ओनली 30 सेकेंड। क्या करोगे, इतने बड़े से लिगेंड, हाउ टू सॉल्व? देखो आराम से समझो। आपको पता है ट्रांजिशन मेटल का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है बच्चों? +2 एंड +3। जनरली आपने देखा होगा कोबाल्ट 3 प्लस, आयरन 2 प्लस, क्रोमियम 3 प्लस। जब भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो डेंसिटी जो होगा उसका जस्ट डबल कर दो। यानी 2 है तो क्या हो जाएगा 4, और 3 है तो क्या हो जाएगा 6। क्लियर? और इनर ट्रांजिशन मेटल के जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं वो जनरली होते हैं +4, आपने पढ़ा होगा। तो उसका जस्ट डबल कर दो, क्या हो जाएगा भैया? 8 हो जाएगा। तो अब आप चेक करो विच ऑप्शन इज करेक्ट। 4 तो कहीं है नहीं, ठीक है, तो आप देखो क्या है, 6 and 8, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? 6 and 8 हो जाएगा, बताओ करेक्ट है? बिल्कुल, ये बिल्कुल एक शॉर्ट ट्रिक है। मतलब अगर आपको क्वेश्चन को अगर 10 सेकेंड में, 15 सेकेंड में करना हो तो आप बिल्कुल इस ट्रिक का यूज कर सकते हो। और दूसरा, अब इसमें थोड़ा सा चीज समझने वाली बात है। डेंसिटी मींस क्या होता है कि नंबर ऑफ डोनर एटम प्रेजेंट इन एन एटम और इन लिगेंड, ठीक है, दैट इज डायरेक्टली लिंक टू मेटल। अब देखो इसकी मैक्सिमम डेंसिटी क्या हो सकती है, अच्छा बताओ। इसमें देखो तो आप अच्छे तरीके से अगर मैं बात करूं इसकी, तो देखो यहां पे एक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 7 and 8, 8 ही हो सकते हैं। तो भैया मैक्सिमम डेंसिटी क्या हो जाएगी इसकी? भाई 8 ही हो सकते हैं, 8 डोनर एटम मैक्सिमम है। तो इनर ट्रांजिशन मेटल का जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या होता है? +4 का जस्ट डबल कर दिया तो क्या हो गया? 8। ये ट्रिक है। और ट्रांजिशन मेटल का क्या होता है? +2 एंड +3 कॉमन, डबल कर दो, 2 हो गया, +2 हुआ तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? अगर लिगेंड की बात करूं तो 4, और क्या बोलते हैं, अगर 3 होगी तो क्या हो जाएगी? 6। तो जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है? 6 और 8 ही तो है। अच्छा एक चीज याद रखना, डेंसिटी और कोऑर्डिनेशन नंबर में थोड़ा सा आपका डिफरेंस होता है, ये थोड़ा बहुत आप जानते हो ना। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या होता है बताओ? कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब होता है डेंसिटी ऑफ द लिगेंड मल्टीप्लाई नंबर ऑफ लिगेंड अटैच। जैसे सपोज करो किसी क्वेश्चन में आपके गिवन है, इस चीज को याद रखना, CN 6 टाइम्स है, तो अगर आपसे पूछे उस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, सपोज कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ध्यान देना, कितने टाइम CN ऐड है? 6 टाइम। बट CN की डेंसिटी क्या होती है? 1, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 6। बट अगर सपोज करो किसी क्वेश्चन में आपके गिवन है EDTA, EDTA आपको पता है हेक्साडेंटेड लिगेंड है, मतलब इसकी मैक्सिमम डेंसिटी क्या हो सकती है? 6। तो भैया इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आप लिखोगे, कितनी बार EDTA है? 1 टाइम्स मैंने मान लिया, और डेंसिटी क्या है? 6। देखो बहुत सारी चीजें हैं, इन चीजों को हमेशा थोड़ा सा ध्यान रखना तो आपका क्लियर हो जाएगा। दोस्त कंपेटिटिव एग्जामिनेशन में क्या होते हैं, हमें बिल्कुल इजी इजी शॉर्ट ट्रिक्स ध्यान देने होते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स से आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। चलो अब थोड़ा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आते हैं, जो नीट में पूछे हुए क्वेश्चंस थे। थोड़ा हम देखते हैं नीट में पूछे हुए क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व
देखो इसमें मैं आपके सारे जितने जितने डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे, थोड़ा सा वेट करो। हाँ, अब मैं सॉल्व करना चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है, अच्छे से देखो। व्हाट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ K4FeCN6 बेस्ड ऑन CFT? अच्छा, आपको पता है CFT में क्या होता है? सबको पता है इस चीज को। वेट फॉर अ मोमेंट, थोड़ा सा वेट करो, मैं आपको, हाँ चलो अब इस चीज को ध्यान देना। अब आपको पता है कि आपके पास क्वेश्चन क्या है, K4FeCN हॉल 6 है, ठीक है। अब आपको पता है अगर K4FeCN हॉल 6 है तो आयरन ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, बिल्कुल सही। अच्छा, इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकता है? इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d6 4s2। अब आपको पता है ये 2 इलेक्ट्रॉन तो इसने लूज कर दिए, बिकॉज ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में अब 3d6 है। तो चलो मैंने इसको फिल करना स्टार्ट किया, ध्यान ध्यान देना बच्चों। ये इस तरीके से मैंने इसको रखा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अब आपको पता ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो ये किस पार्ट में, 2 पार्ट में चला जाएगा। एक नीचे आ जाएगा T2G और दूसरा क्या आ जाएगा आपका EG। T2G में कितने ऑर्बिटल होंगे? 3। कौन कौन से होते हैं याद करो, DXY, DYZ और साथ में क्या होंगे बच्चों? DXZ। और इसमें कितने होते हैं? 2। क्या होते हैं? DX² - Y² और साथ में क्या हो जाएगा? DZ²। अब आप ध्यान से देखो, Fe2+ में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो आपने इसको पुट किया 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर? अब आप थोड़ा सा ध्यान से समझो, ये आपका है EG और नीचे वाला है आपका क्या? T2G। अगर आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड, CN आपका क्या है जल्दी से समझ लो, CN इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। यस, अगर CN आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो आपको पता है जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी आपके क्या होने लगेंगे? पेयरिंग होने लगेगी, यानी ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे। मींस पहले T2G फिल होगा, उसके बाद EG फिल होंगे। यस, तो इसके पास अगर 6 इलेक्ट्रॉन बचे पड़े हैं तो कैसे फिल होना है जल्दी से बता दो। ये फिल हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। पहले T2G फिल होगा, देन अब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या हो जाएगा। वेट फॉर अ मोमेंट। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं? T2G6 एंड EG0। क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं? ध्यान से देखो तो बच्चों। चलो अब मैं आ जाता हूं क्वेश्चन की तरफ। क्या है इसके क्वेश्चंस में, क्या थे? कौन सा ऑप्शन होगा जल्दी बता दो। अगर CN4 आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हैं तो आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बता दो। T26 EG0 है। फिर से देखो, क्या किसी को प्रॉब्लम है? और अगर यहाँ पे CN के जगह कोई वीक फील्ड लिगेंड होता, सपोज H2O होता, ठीक है, तब आप क्या करते इस जगह पे? ठीक है, वैसे तो यहाँ पे होगा नहीं क्योंकि आपको आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखना होगा। H2O तो क्या है? न्यूट्रल लिगेंड। मैं एक एग्जांपल दे, जैसे एक रैंडम बात कर रहा हूं, अगर वीक फील्ड लिगेंड हो जाए, सपोज करो इस जगह पे मैं बेटर H2O के जगह पे मैं लिख देता हूं Cl6। ठीक है, अगर Cl6 है तो आपको पता है ये वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड में हमेशा याद रखना, फर्स्ट सिंगली ऑक्यूपाइड ऑल। अगर मैं इस जगह पे थोड़ा सा आपके लिए मॉडिफाइड कर दूं, और मॉडिफाइड करके मैं ये कह रहा हूं कि अगर इस जगह पे Cl6 हो तो आप क्या करोगे इस केस में? आपका वेट, इस केस में आपको करना क्या है? सपोज इस तरीके से फिल है, तो याद रखना इस जगह पे आपको कैसे फिलिंग करनी होगी। दैट इज 1 2 3 4 5 6। याद रखना इस चीज को। तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा? T2G4 एंड EG2। क्या क्लियर है सबको इसमें? बिल्कुल, आई थिंक आपको इसमें क्लियर हो गया। ठीक है, तो मैं इसको एक बार रब कर देता हूं और रब करके हम लोग चले जाते हैं थोड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखना, जहां पर भी डाउट हो आप अपने आप को अनम्यूट करो एंड आस्क द क्वेश्चन, नॉट अ बिग डील। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या गिवन है, देखो इस चीज को ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 में। इट इज aluminium chloride in acidic aqueous solution forms a complex A in which hybridization state of aluminium is B. What is A and B? ये तो बहुत इजी है, आपको पता है जनरली एल्युमिनियम जब भी एक्वस फॉर्मेशन में रहता है तो क्या फॉर्मेट कर बनाता है? AlH2O
हॉल 6, एल्युमिनियम का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है 3+। अब आपको पता है ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। व्हेन इट इज अ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स देन व्हाट शुड बी द हाइब्रिडाइजेशन, इधर sp3d2 होगा या क्या हो जाएगा d2sp3, एम आई राइट। अब सोचने वाली बात है, H2O क्या है आपका, वीक फील्ड लिगेंड है, और वीक फील्ड लिगेंड हमेशा क्या बनाता है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो क्या हो जाएगा sp3d2। तो जल्दी से बता दो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो आप तुरंत बता सकते हो सर फॉर दिस क्वेश्चन ए इज द करेक्ट ऑप्शन sp3d2। चलो अब ये क्वेश्चन नंबर 3, इसको वीवीआई कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ CFSE फॉर COCl6, ठीक है। अच्छा COCl6 कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल बिल्कुल, यानी इसकी एनर्जी दी हुई है 18,000। तो आपने क्या किया, आराम से इस क्वेश्चन को लिख लो, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की एनर्जी दी हुई है 18,000, क्लियर, मैंने लिख लिया। ध्यान से समझो कैसे अटैक करते हैं, द CFSE ऑफ COCl4। अच्छा COCl4 कैसा कॉम्प्लेक्स है, इधर हमें पता है स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो बोल रहा है कि CFSE COCl4 की निकालो, यानी ये निकालना है। अच्छा क्या आपने कोई रिलेशन पढ़ा है, यस। सो क्या बोलते हो, डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 इंटू डेल्टा नॉट, ये क्या है CFSE ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और ये क्या है CFSE वैल्यू ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, 4/9 इंटू 18,000। क्या मैं इसको ऐसा कर सकता हूं, बिल्कुल। अच्छा इसको सॉल्व करके देखो तो 9 2 18, तो कितना हो जाएगा आपका 2000, क्लियर, यानी आंसर हो जाएगा 8000। क्या आंसर है हमारे पास कहीं 8000, यस, देखो 8000 यहाँ पे गिवन है। सो वी विल से फॉर दिस क्वेश्चन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बताओ यहां तक किसी को डाउट है, नहीं, आई होप यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा देखो, नीट 2018 का क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म गिवन बाय द कॉम्प्लेक्स। ये मुझे भी समझ में नहीं आया, जल्दी से आप आंसर करो तो बच्चों, चैट बॉक्स पे आंसर करो इसका, देखो कितनों को समझ है और कितनी जल्दी। बिकॉज देखो नीट में हमारे पास बहुत कम समय होता, अपन कैसे कर सकते हैं, जल्दी से बताओ और सोचो, सोच के जल्दी से मुझे आंसर करो। मैं इसको एक बार रब कर देता हूं और यही सारे क्वेश्चंस को अपन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन के आंसर बताओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, चैट बॉक्स में जल्दी से। आई नो यू पीपल आर वेरी टैलेंटेड, मैंने सुना है आप लोग के बारे में, दिस बैच इज वेरी वेरी गुड बैच। सारिक, भाव्या, वैभव, साक्षी, आंसर इट, जल्दी से इसका आंसर करो। तो मुझे भी नहीं पता, सोचो कि टीचर्स को भी, ये टीचर को नहीं आता ये क्वेश्चन, अब मैं क्या करूं, अब आपको ही करना है, और ये नीट 2018 का क्वेश्चन है, कर क्या सकते हैं इस क्वेश्चन में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, वैभव ने सी आंसर दिया है। अच्छा वैभव आयनाइजेशन तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि आउटर मोस्ट ब्रैकेट में कुछ ऐसे आपके चार्ज कंपोनेंट तो है ही नहीं जो कि एक्सचेंज हो, आयनाइजेशन कैसे होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। चलो नेक्स्ट स्टूडेंट, जल्दी करो थोड़ा सा, आप लोग देखो, घबराने की कोई बात नहीं, गलत होगा कोई नहीं, चैट बॉक्स पर्सनल है, सिर्फ मैं ही देख पाऊंगा, इसलिए आराम से आंसर करो। ओके, ए ऑप्शन आया है, शुभांगी, कशिश बिल्कुल ए, गुड। अच्छा और किसी को आंसर करना है, जल्दी कर लो। चलो मैं अब इसको सॉल्व करता हूं। अच्छा ये देखो तो किस फॉर्मेट में है, अच्छा हाँ आंसर एक और आ गया मेरे पास आंसर, बिल्कुल अंशिका ए, बिल्कुल मुझे लग रहा है मैक्सिमम परसेंटेज जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्या ऑप्शन किया है, ए ऑप्शन किया है। अच्छा ठीक है, तो इसको कैसे कर सकते हैं एक बार देखो, द टाइप ऑफ आइसोमर इज शोन बाय द कॉम्प्लेक्स COCl2। अच्छा ईएन क्या है जल्दी बता दो, सबको पता है सर, तुरंत आप मुझे बोलोगे यस सर, ईएन तो क्या है, सिमेट्रिकल। अच्छा बाइडेंटेड लिगेंड दो तरह के होते हैं, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, तो ईएन आपको पता है सेमी डोनर एटम होते हैं, तो ईएन क्या है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। यानी ये मॉलिक्यूल किस फॉर्मेट में देखो तो MAA2 और B2 ये फॉर्मेट है। जब MAA2B2 फॉर्मेट होता है तो आपको पता है ये क्या देता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर देता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर मतलब एक सिस और दूसरा भाई क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। कैसे बनाएंगे इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर, क्या है, मुझे कहा है कि भाई COCl2 हॉल ट्वाइस EN, मतलब ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स तो बनने वाला है। मैंने यहां लगा दिया Cl, मैंने ये लगा दिया यहां, ठीक है, इस जगह पे ऐसा और इस जगह पे ऐसा। अब मेरे को करना क्या, देखो तो इधर मैंने Cl लगा दिया और इधर Cl लगा दिया। आपको पता है EN है क्या, बाइडेंटेड लिगेंड है क्या, बिल्कुल, ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म है
बिल्कुल सर, इसमें तो कोई बात नहीं है, बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म है। अच्छा, इसका सिस फॉर्म अगर कोई आपको बनाने बोले, बिल्कुल घबराना नहीं है। अच्छा, इसका अगर आपको सिस फॉर्म में बनाने बोल दूं तो आपने क्या करना है, देखो एकदम ध्यान से देखो, बिल्कुल इजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम कर नहीं सकते। अच्छा, मैंने यहाँ पे लगा दिया भाई Cl, यहाँ पे लगा दिया Cl, और यहाँ पे मैंने लगा दिया En, और इस जगह पे मैंने लगा दिया भाई En। तो ठीक है, तो क्या मेरा ये सिस फॉर्म हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल भैया, सिस फॉर्म आप दूसरी तरीके से भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है जो मैंने बनाया उसी तरह से बनाओ। अच्छा, अब मैं बोलूं इन दोनों में ऑप्टिकली एक्टिव का, अच्छा मैं जब इसके सामने मिरर रखता हूं ट्रांस वाले के सामने, तो क्या इमेज में कोई चेंज आएगा? सेम इमेज आके आ जाएगा, तो मैं बोलूंगा ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव है। लेकिन अगर मैं सिस के सामने मिरर रख दूं तो क्या तुम्हारे इमेज चेंज आ रहे हैं क्या? बिल्कुल सर चेंज आ रहा है। आप En इस तरफ आ जाएगा, कैसा इसका इमेज आने वाला है? अगर मैं इसका सिस का ज्वाइन कर लूं तो देखो, तो ध्यान से, यहाँ पे CO, इस जगह पे CO, यहाँ, उसके बाद अब इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। इसका अगर मिरर बनाने वाला हूं इमेज, तो इस तरफ अब En आ गया, बिल्कुल सही। अच्छा, अब इस तरफ आपका Cl था और इस तरफ आपका Cl हो गया, और इस तरफ आपका En आ गया क्या? बिल्कुल। क्या कहीं इस तरीके से कोई इमेज हमारा बनने वाला है? बिल्कुल। तो देखो, यानी जो जनरली हमेशा याद रखना, सिस फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो यानी जो ये कंपाउंड आपका है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये कंपाउंड आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो देंगे और साथ में ऑप्टिकली एक्टिव भी होंगे। और ऑप्टिकली एक्टिव इनका कौन सा पार्ट होगा? सिस पार्ट। क्या किसी को प्रॉब्लम है? आ गया सबको समझ? बड़ा आसान है, थोड़ा सा अगर ध्यान रखोगे तो आप तुरंत बना सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 5, द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ NiCO4। अच्छा, ये सबको समझ में आ गया? तो मैं इसके ऊपर रब कर देता हूं, क्योंकि मैं पेज आगे इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि एक ही स्लाइड में हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन तो रेस किया नहीं था, तो मैंने सोचा आपकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आपकी थ्योरी में वॉशअप कर दूं। अच्छा, अब आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 5 ही है ना? हाँ, क्वेश्चन पूछता है आपसे NiCO हॉल 4, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ और मैग्नेटिक मूवमेंट बताओ। देखो ऑप्शन A, B, C एंड D, मैं पोल रेस करता हूं, जल्दी से आंसर करना है आपको। और देखो कहीं पर भी दिक्कत हो आप अपने आप को अनम्यूट करो और बेझिझक आंसर पूछो। आपके कोई भी डाउट्स हो पूछ लो, और मुझे लगता है कि जो मैं आपको पढ़ाऊंगा और जो मैं भी आपको बता रहा हूं, आपके सारे डाउट अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। ज्यादा नहीं, 10-20 क्वेश्चन करेंगे और आपके बिल्कुल बहुत अच्छा सा हो जाएगा। चलो अब जल्दी से रेस करो, बताओ क्या होगा NiCO4। अच्छा, आपको पता है CO क्या है? कार्बोनाइल कंपाउंड है। अच्छा, ये अच्छा NiCO4 ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड है या नहीं? आपको पता है भाई, ये NiCO हॉल 4 ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड तो है, क्योंकि भैया कार्बन और मेटल लिंक है। बिल्कुल। अच्छा, मेरे पास चैट बॉक्स पे आ गया आंसर। यस सर, हाँ हाँ बिल्कुल, ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड। अच्छा, किस टाइप का ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड है? ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड तो आपने सुना होगा कि जब मेटल और कार्बन के बीच में एक अच्छा सा लिंक हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड। लेकिन NiCO4 कौन सा ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड है? टाइप्स तो होते हैं। अच्छा, मैं बोलूं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX की मैं बात करूं तो वो क्या है? वो आप बोलोगे सर RMgX की जब आप बात कर रहे हो, R मतलब सर कोई अल्काइल ग्रुप ही है और Mg मेटल है, तो अल्काइल ग्रुप और मेटल लग गया, तो सर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड तो है, लेकिन कैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है? तो याद रखना, ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड। सेकेंड, पाई बॉन्डेड। अच्छा, अगर आपको नहीं है, आपने ये चीज थोड़ा भूल चुके हो, तो नोट डाउन कर लेना। सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड लाइक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करूं, RMgX, तो मुझे बताओ R मतलब अल्काइल ग्रुप और Mg में कौन सा यहां पे लिंक है भाई? अगर आपसे मैं बात करूं सर ये तो सिग्मा है, तो ये सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं NiCO हॉल 4 की, यानी मेटल कार्बोनाइल की, तो याद रखना ये सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड होंगे, याद रखना। मींस मेटल और ये जो कार्बोनाइल है, एक बार कार्बोनाइल डोनेट करेगा वाया सिग्मा बॉन्ड और उसके बाद मेटल डोनेट करेंगे वाया पाई बॉन्ड। इसी को एक बहुत प्यारा सा नाम देते हैं, कौन सा बॉन्डिंग बोलते हैं इसको? सिनर्जिक बॉन्डिंग। और जो ये बैक साइड बॉन्डिंग होती है उसको दूसरा हम लोग क्या बोलते हैं? पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि आपने इस चीज को पढ़ रखा है। तो अगर कोई भी मेटल कार्बोनाइल हो, अगर किसी ने पूछा Fe3CO हॉल 12,
ये कौन सा कंपाउंड है, तुरंत बोलोगे, कार्बोनाइल दिख जाए तो क्या बोलोगे, सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। मींस सिग्मा बॉन्ड भी है और पाई डोनेशन भी है, और इससे बॉन्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सिनर्जिक बॉन्डिंग। कौन सा बॉन्डिंग बोलते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग। और इसी को क्या में दिखा हुआ लिखा रहता है, पी पाई डी बॉन्डिंग। अच्छा, एक तो सिग्मा बॉन्डेड समझ में आ गया, सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड समझ में आ गया। और अगर आपसे पूछे पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड क्या है, जल्दी से बता दो। जैसे आपने नाम सुना होगा जाइस सॉल्ट, फेरोसिन, ये सब क्या है, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है। क्यों, क्योंकि ये पाई बॉन्ड से लिंक होते हैं। जैसे सपोज करो मैंने बना दिया आपका फेरोसिन का, बना दिया जिस तरीके से, इस तरीके से मैंने बना दिया, ये इस तरीके से लिंक है आयरन के साथ, ये आयरन गया इस तरीके से आ गया, डबल का मतलब तो आप जानते हो पाई है, तो ये फेरोसिन आपका क्या है, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। सो एक बार मैं रिपीट करता हूं, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के। सिग्मा बॉन्ड मतलब जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है। उसके बाद क्या होंगे, पाई बॉन्ड मींस जो पाई बॉन्ड से जुड़े हो, लाइक फेरोसिन। और सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, पाई बॉन्डेड जितने भी मेटल कार्बोनाइल्स आपको दिख जाएंगे, आंख बंद करके आप बोल क्या आओगे, कौन सा कंपाउंड है, सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। और उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है, उसी बॉन्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, जल्दी बता दो बच्चों, बहुत पावरफुल बॉन्डिंग बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड फेमस बॉन्डिंग, सिनर्जिक बॉन्डिंग। और बहुत सारे बुक में इसको लिखा रहता है कि जब मेटल पाई बॉन्ड पाई लिंकेज करता है उसके साथ, कार्बन कार्बोनाइल के साथ, तो उसको बोलते हैं पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग। क्लियर, किसी को कोई डाउट है, अच्छे से समझ में आया, चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ क्या, हादिया खान, यस सर, सबको अच्छे से समझ में आया। चलो मैंने जो पोल रेस किया उसका आंसर क्या है, जल्दी से बताओ, अभी तक आंसर नहीं आया। ये NiCO4, मैं तो थोड़ा सा आगे पढ़ाने लग गया आप लोगों को। चलो जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ, NiCO4 का होना क्या है आंसर, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, डायमैग्नेटिक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, डायमैग्नेटिक है। मुझे तो बिल्कुल ही नहीं पता इसका आंसर, आपको इस सर वॉइस इज नॉट क्लियर, एक बार आप लॉग आउट करके लॉग इन हो जाओ, वॉइस क्लियर हो जाएंगे। मेरे साइड से आई थिंक नो प्रॉब्लम है ना, एक बार लॉग आउट कर लो। अथर्व एक बार आप लॉग आउट हो जाओ फिर आ जाओ। चलो NiCO4, आई एम रेजिंग द पोल, आंसर इट। किसी के तरफ से कोई आंसर नहीं आ रहा है, क्या बात है, कुछ भी आंसर कर दो, नो इश्यू, आई एम लॉन्चिंग। चलो अब आंसर करो जल्दी से। चलो मैंने लॉन्च किया पोल को। अच्छा, एक स्टूडेंट का आंसर आया सर बी, बहुत अच्छा। बाकी बाकी बच्चे 7 स्टूडेंट, यस, जल्दी करो, फिर मैं बताता हूं, देखो कितना आसान है। अच्छा, थर्ड स्टूडेंट ने भी बी, वाह, यू पीपल आर रियली टैलेंटेड, बहुत अच्छे स्टूडेंट हो आप लोग, बहुत अच्छा। नेक्स्ट नेक्स्ट बच्चों, गलत हो जाए नो इश्यू। अच्छा, ये भी बी ऑप्शन, अरे वाह, अरे वाह, ठीक है, बहुत अच्छा। दूसरा आ जाओ, दूसरा कौन है, और 2 बच्चे रिमेनिंग है, जल्दी बताओ, फिर मैं आपको बताता हूं। 2 बच्चों की पोल बची हुई है, जल्दी से आंसर कर दो, फिर मजा आ जाएगा, फिर अपन दूसरा पढ़ेंगे। बहुत सारी चीजें आज आज आपको बतानी, मुझे ट्रांस इफेक्ट बताना है, जान टेलर डिस्टॉर्शन फिर से रिपीट करना है, उसके बाद आपको एक अच्छा सा और एक चीज बताना, ट्रांस इफेक्ट, जो कि देखो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन, अब मजा आ जाएगा आपको ये थ्योरी पढ़ के, ठीक है, आपको सच में अच्छा लगेगा। चलो चलो, 6 स्टूडेंट ने बी ऑप्शन दिया, मैं पोल को एंड करता हूं, मींस मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट हैड टोल्ड सर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो चलो चेक कर लेते हैं जल्दी से क्या सही है, एक बार देख लूं। चलो मैं एक बार करता हूं, NiCO4। अच्छा, आपको CO, आपको पता है जो ये कार्बोनाइल है, ये कार्बोनाइल कैसा है आपको पता है, ये कार्बोनाइल जो है न्यूट्रल लिगेंड है, मींस निकेल जो होगा वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वेट फॉर अ मोमेंट, निकल जो है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, यानी जो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कहीं से चेंज होने वाला नहीं है। तो क्या होने वाला है देखो बच्चों, 28। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 3D8 4s2, यस सर, क्योंकि 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे तो कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज तो होने वाला है नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो अब मैंने इसका क्या कर दिया, थोड़ा ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसका लिखना चाहता हूं, मैंने स्टार्ट किया, ये हो गया, और इस तरीके से ये भी हो गया, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मैं इसको फिल करना हूं, ठीक है, 3D8 है ना, 1 2 3 4 5, समझना इस चीज को, 6 7 8, और ये 4s में 1 और 2। अच्छा, आपको मुझे बताना पड़ेगा कार्बोनाइल कौन सा लिगेंड है, वीक फील्ड या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड।
सबको पता है सर, कार्बोनाइल तो हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, अच्छा क्या आ गया चैट बॉक्स में मैसेज आया है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो आपको पता है ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये भी इनर के जाके अनपेयर्ड को क्या करना है, पेयर करेंगे। जैसे ये अनपेयर्ड पेयरिंग हो गई तो आपको पता है जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, वेट फॉर अ मोमेंट, थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा वेट करो, आपकी क्लियर हो जाएगी। ये आपका फोरस है, और एक्चुअली फिलिंग कैसा होता है वो भी देख लो, जिससे कि मैग्नेटिक बिहेवियर आप लोग को पता है, फिर भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, आप लोग को मजा आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने फिलिंग किया, ये सारे इनर आ गए, तो भैया 1 2 सारे एकदम कंप्लीटली फिल हो गए। अब जो कार्बोनाइल से जो लोन पेयर आ रहे हैं वो कहाँ जाएंगे, फर्स्ट इधर, सेकेंड इधर, थर्ड पेयर इधर, फोर्थ पेयर। सो इन्वॉल्वमेंट किसका है, एस और पी का, 1s और 3p, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नहीं, तो कौन सा मैग्नेटिक होगा, जल्दी बता दो सर, डायमैग्नेटिक। वाह बहुत अच्छा आंसर आ गया, किसी को कोई प्रॉब्लम, सबको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा सा वेट करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर किसको आता है, आंसर फर्स्ट। ए बी सी, मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं, और जल्दी से इसका आंसर करो। अब बहुत मजेदार है, देखो कितनी इजीली आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये आयरन कार्बोनाइल क्या है, अच्छा दिमाग से खुद से देना है, चीटिंग नहीं करनी है आप लोगों को, खुद से आंसर करना है कि एक्चुअली ये है क्या, किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए बच्चों, जिसको भी डाउट है बीच में अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन, और राइट योर क्वेरीज ऑन द चैट बॉक्स पे क्वेरी लिखो, आपको सारे चीजें मैं अच्छे से समझा दूंगा। चलो बच्चों जल्दी पूछो, 4 o'clock हो चुका है, तो हमें थोड़ा जल्दी जल्दी करना है, डू फास्ट, इट्स 4 o'clock, सो आंसर इट। बहुत सारे मुझे चीजें बतानी है, और मैं आज पूरा बता के ही जाऊंगा। बायो कब है, बायो का भी अभी होने वाला है बच्चों, बायो का भी होगा, पहले आप इसको पढ़ लो। अच्छा चलो आंसर आ गए हैं, 2 बच्चों ने कहा है सी, और 1 बच्चों ने कहा है फर्स्ट, तो बाकी बच्चे बैठे हुए हैं, पता नहीं क्यों, वो क्यों नहीं आंसर कर रहा है, डोंट नो। चलो अच्छा अब देखो, आयरन कितनी बार है बच्चों, हेयर आयरन ओनली 1 टाइम्स, सो दिस इज मोनोन्यूक्लियर। अच्छा अगर ऐसे रहता Fe3CO12, तो ये क्या होता, ट्राई न्यूक्लियर होता। अगर ऐसा रहता, जल्दी बता दो मुझे, CO2 CO हॉल 9, कोबाल्ट कितनी टाइम्स है, 2 टाइम, तो क्या होता है, डाई न्यूक्लियर। तो इफ ओनली 1 मेटल प्रेजेंट देन वी कैन से दैट इज मोनोन्यूक्लियर, 2 बाई न्यूक्लियर, 3 ट्राई न्यूक्लियर, और सो ऑन पॉलीन्यूक्लियर। क्या किसी को प्रॉब्लम है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 अभी बताया था, अभी सबको बताया, एन एग्जाम्पल ऑफ, देखो जो मैंने बताया आ गया, एग्जाम्पल ऑफ सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड। आपको पता है सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड कौन होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये अभी बताया था आपको मैंने, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज अ सिग्मा, यस कशिश बिल्कुल आप करेक्ट हो, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्वेश्चन नंबर 8, अब मैं जानूं कि आपको नॉलेज है या नहीं, चलो ये कौन बता सकता है, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो रुको थोड़ा सा मैं और जूमिंग कम कर देता हूं। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है द करेक्ट ऑर्डर, कहता है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टोकियोमेट्रिक of AgCl formed when AgNO3 in excess in treated with the complex COCl3 6NS3, COCl3 5NS3, COCl3 4NS3। बोल रहा है क्या बनने वाले हैं, देखो पहले इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, मैं एक बार इसको रब कर लेता हूं। अच्छा आंसर भी आ गया क्या, वाओ दैट्स गुड, ठीक है बहुत अच्छी बात है, अगर आंसर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, बट फिर भी आप समझो, मैं थोड़ी थोड़ी चीजें आपको, न्यू चीजें अभी बताने वाला हूँ क्वेश्चन के साथ साथ। अच्छा
बी, कशिश ने कहा है बी ऑप्शन। अच्छा, तो मुझे भी तो नहीं पता, मैं भी तो सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन क्या है भाई, COCl3 इंटू 6NH3। फर्स्ट पार्ट आपका दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन गलत हो जाए तो बता देना। COCl3 इंटू 6NH3 ये आपका गिवन है। सेकेंड आपका गिवन है COCl3 इंटू 5NH3। अच्छा, और उसके बाद गिवन है COCl3 इंटू 4 है, यही तो गिवन है। देन दे आर आस्किंग व्हेन दिस आर ट्रीटेड सेपरेटली, सपोज इट इज ए, मैंने मान लिया, इट इज बी एंड इट इज सी। सपोज दे आर सेपरेटली ट्रीटेड विथ AgNO3, then हाउ मेनी मोल ऑफ AgCl फॉर्म, ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल ऑफ AgCl फॉर्म। देखो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है, पता है किसका, वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी का। वर्नर्स ही पहला इंसान था जिसने बताया था कि हाउ टू यूज इट। अच्छा, शुभांगी 321 बिल्कुल। अच्छा, अब देखो कोबाल्ट इसमें किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे, +3। देखो अच्छे से, ये किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे, +3। ये किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे, ये भी +3 पे है। तो यानी इफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इज +3, तो इसका मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 6, मिनिमम कोऑर्डिनेशन नंबर वो भी 6। तो इसका हमें अगर कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, मैं लिखूंगा सर CONH3 होल 6 और मैंने लिख दिया Cl3। बहुत अच्छा, ये फर्स्ट हो गया। अब अगर मैंने इसको AgNO3 के साथ ट्रीट किया तो आपको पता आउटसाइड द ब्रैकेट कितने क्लोरीन है, 3 क्लोरीन, एंड दिस 3 क्लोरीन विल रिएक्ट विथ AgNO3 और क्या बनने वाला है, AgCl। कितने क्लोरीन है, 3, तो कितने AgCl बनेंगे, 3 AgCl बनेंगे। तो फर्स्ट में कितने AgCl बनने हैं, 3 मोल। अच्छा, सेकंड का अगर मैं बात करूं फॉर्मूला, तो भाई सेकंड को आप ऐसे लिखोगे सर CONH3 होल 5। अब एक सीआर ब्रैकेट में लेना होगा बिकॉज कोऑर्डिनेशन नंबर नेवर बी लेस देन 6। नाउ 5 NH3 and 1 Cl, 5 plus 1 6, coordination number satisfied. Now Cl2, how many chlorine outside the bracket, 2 chlorine, means how many AgCl we are going to produce, that is we are going to produce only 2 mole of AgCl। और यहां पे क्या लिखोगे जल्दी बता दो, AgNO3। अच्छा, अब अगर आप टैलेंटेड स्टूडेंट हो तो आपके पास एक क्वेरीज हो सकती है, सर आप व्हाई यू आर ओनली टेकिंग Cl3 आउटसाइड द ब्रैकेट, Cl आउटसाइड द, व्हाई नॉट NH3। तो आपको मैं बता दूं NH3 है क्या बच्चों, न्यूट्रल लिगेंड है। तो न्यूट्रल लिगेंड को हम लोग जब तक हो सके तब तक ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं, और जो चार्ज लिगेंड होते हैं उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आउटसाइड द ब्रैकेट। इसलिए इसमें मैक्सिमम कितने Cl2 बाहर जा सकते हैं, 2। तो मैक्सिमम कितने AgCl बनेंगे, 2। तो सेकंड के लिए अगर आपसे कोई पूछे कितने मोल AgCl बनने हैं, 2 मोल AgCl। अच्छा, थर्ड को देखो तो, अच्छा थर्ड को मैंने क्या लिख दिया, पहले तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिखो, CONH3 होल 4 Cl2 और मैंने लिख दिया Cl। क्या कोई प्रॉब्लम है, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 + 2 6। अब कितने Cl आउटसाइड द ब्रैकेट हैं, only 1 Cl is outside the bracket, so we will say how many AgCl we are going to made, we are going to made only 1 mole AgCl। तो आंसर बताओ क्या हो जाएगा, 3 to 1। आया समझ में सबको, क्यों नहीं आएगा, यू पीपल है, ये देखो आ गया 3 to 1, यानी जिसने बी को करेक्ट बोला था वो बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 9 कौन बता सकता है, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आपने नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए तो पूरी बुक आपकी एक दिन में रिवाइज हो जाएगी, पूरा चैप्टर, जो आप कोऑर्डिनेशन के पूरे चैप्टर आपके एक दिन में आपके रिवाइज हो जाएंगे। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन में कहता है करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर द वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द विजिबल रीजन। अच्छा, कौन कौन से लिगेंड है एक बार देख लो, H2O है, NH3 है और आपका EN है। आपसे क्या पूछा है, करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। क्वेश्चन समझ में आ गया। अच्छा देखो तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या और इसको सॉल्व कैसे करते इस चीज को समझो, और क्लास बच्चों पूरा होने तक लो, आप कुछ नई चीजें सीख के जाओगे, ये मेरा प्रॉमिस है। ट्रांस इफेक्ट आपको नहीं पता, जॉन टेलर आपको नहीं पता, ये सारी चीजें आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, और अगर आपको पता है वो भी आपके अच्छे से हो जाएंगे, है ना। चलो, अब आपने देखा कि हमारे साथ लिगेंड अटैच है H2O, लिगेंड अटैच है NH3 और लिगेंड अटैच है आपको EN। अच्छा बोलो किस लिगेंड का पावर सबसे ज्यादा होता है, EN। तो अगर ऑर्डर में बोलूं लिगेंड का स्ट्रेंथ का, H2O, NH3 एंड EN, एम आई राइट, यस। आपको पता है मोर द स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड मोर इज द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, यानी एनर्जी क्या होगी, ग्रेटर होगी। और नाउ वी नो
E इज इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बता दो, SC अपॉन लेमडा. इफ एनर्जी मोर देन वेवलेंथ शुड बी लेस, इफ एनर्जी लेस देन वेवलेंथ शुड बी हाई. तो दे आर आस्किंग इंक्रीजिंग ऑर्डर. तो बताओ किसका वेवलेंथ कम हो जाएगा, En का, बिकॉज En की एनर्जी ज्यादा. तो जिस भी कंपोनेंट में En लगा है उसका वेवलेंथ कम. उसके बाद NH3, और सबसे ज्यादा किसका होगा बच्चों, H2O का होगा क्या, बिल्कुल. तो आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी देख लो. इंक्रीजिंग ऑर्डर में बात करूं तो सबसे कम कहां है, En, यस, CON, डी ऑप्शन पे जाऊंगा. उसके बाद NH3 और उसके बाद H2O. मोर द एनर्जी लेस द वेवलेंथ. क्लियर. चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 10 बताओ जल्दी से, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, क्या होगा बच्चों, MnCN होल 6. अच्छा, CN क्या है जल्दी से बताओ. CN आपको पता है कि सर CN तो सर आपका कौन सा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है. तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम क्या होता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही तो बनाना होता है ना, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही तो बनाना होता है. तो चलो बोलो इसका आंसर क्या होगा 10 का. मैं पोल एक बार रेस करता हूं जल्दी से और इसका आंसर कर दो. चलो जल्दी से आंसर करो बच्चों, इसका बी दिया है क्या. हाँ, देखो कितने बच्चों ने आंसर करेक्ट किया है. एक ही बच्चों के आंसर आए हैं, बाकी बच्चे पता नहीं, दे आर नॉट गेटिंग द आंसर और नॉट गेटिंग मी. आप अनम्यूट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो. चलो ए, अच्छा नहीं, चलो अब मैं इसको बताता हूँ, ध्यान से समझो. अच्छा, आपको पता है क्या है, CN क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हमेशा क्या बनाते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं क्या, बिल्कुल सर. तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मतलब इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, D2sp3. और आपको पता है कि भाई ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रली कॉम्प्लेक्स तो है क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी इज द करेक्ट ऑप्शन. चलो अब नेक्स्ट आ जाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब यहां से एक बहुत बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, वेट फॉर अ मोमेंट. अब ध्यान से देखना क्या है इस क्वेश्चन में. थोड़ा सा मैं स्टार्ट करता हूं. क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ देखो. क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा कम विजिबल होगा. क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा है द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ट्रांस इफेक्ट. ट्रांस इफेक्ट के बारे में बताना है, किसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होता है. तो मुझे बेसिकली आपको बताना है ट्रांस इफेक्ट. चलो कितने लोगों को पता है, कौन आंसर करेगा ट्रांस इफेक्ट, जल्दी से रेज योर हैंड एंड आंसर इट. ट्रांस इफेक्ट, ये आपका हो गया ट्रांस इफेक्ट. है क्या ट्रांस इफेक्ट, पहले तो ये देखेंगे उसके बाद आगे का सोचेंगे. कितने लोगों को पता है, चैट बॉक्स में मुझे यस और नो बोलो, फिर मैं बताता हूँ ट्रांस इफेक्ट क्या होता है. जल्दी से बच्चों करो, बहुत सारी चीजें करनी है. अच्छा, पता है क्या, देखूं. नो सर, शुभांगी को नहीं पता. बाकी बच्चे किसको किसको ट्रांस इफेक्ट पता, देखो क्वेश्चन आया है नीट में, ट्रांस इफेक्ट होता क्या है, देखो भाई. अच्छा, कशिश को भी नहीं पता, हादिया को भी. अच्छा चलो, कोई नहीं, आप भी समझ में आ जाएगा. देखो जिस तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा, उसी तरह से ट्रांस इफेक्ट का भी ऑर्डर आता है. ट्रांस इफेक्ट का ऑर्डर देखो, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, याद करना है इसको पहले, उसके बाद क्या होता है मैं समझाता हूँ. NO, CO, CN-C2H4, इनका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पावर सेम होता है. देन आ जाता है बच्चों आपका PR3, देन H-, देन CS3-, देन C6H5-. ठीक है. देन आज आपका आ जाता है SCN-, देन आपका आ जाता है NO2-, SCN-, देन आपका आ जाता है Br-, देन Cl-, देन हो जाता है PY, देन हो जाता है NH3, देन आपका H2O आता है और F-. ऐसा कुछ ऑर्डर होता है, याद रखना. इस तरीके से अब क्या होता है उसको समझना, मैं समझा रहा हूं, आराम से आ जाएगा. ये कुछ ऑर्डर है. अच्छा, अब देखो क्या होता क्या है, ये करता क्या है. देखो सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया, PT, Cl, Cl, Cl और Cl.
ठीक है, ये मैंने एक कंपोनेंट ले लिया। ठीक है, अब मैं इस पे ऐड करना चाहता हूं, पार्डन, अब मैं इस पे ऐड करना चाहता हूं PR3 और रिलीज करना चाहता हूं मैं Cl माइनस। तो आपको पता है, ध्यान से देखो, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन और ये पोजीशन सारे इक्विवेलेंट हैं। तो मैंने सोचा मैं यहां से निकाल दूं, मैंने यहां से रिमूव कर दिया। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखना। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स आपका फॉर्मेशन हुआ, वो कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, थोड़ा सा मैं स्मॉल कर रहा हूं, PT, इस जगह पे Cl, इस जगह पे PR3, इधर मैंने लिख दिया PR3, इधर भी आपका Cl और इधर भी आपका Cl, और ये मैंने लिख दिया प्लस माइनस N, कुछ भी चार्ज है। ठीक है, यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? यहां तक कुछ नया नहीं, आपने, आपका कहना है कि सर यहां पे क्या आपने नया बताया। अब ध्यान से देखो, अब मैं इस जगह पे इस Cl को, अब मैं एक और PR3 ऐड करना चाहता हूं, PR3, बार बार ये, रुक जाइए एक मिनट। अब मैं इस जगह पे क्या करना चाहता हूं, एक PR3 को और ऐड करना चाहता हूं, PR3 को ऐड करना चाहता हूं। तो अब आपके पास क्वेश्चन है कि PR3 कहां ऐड होगा, इस जगह पे ऐड होगा, इस जगह पे ऐड होगा, इस जगह पे ऐड होगा, कहां ऐड होगा? अब इस चीज, अब आता है ट्रांस इफेक्ट। अब मुझे बताओ, अकॉर्डिंग टू द चार्ट, PR3 का पावर Cl से ज्यादा है या नहीं? देखो तो, PR3 कम्स हियर and Cl comes here. Clear? That means to say the trans effect of PR3 is more powerful than Cl minus. तो जो PR3 ऐड होगा वो ट्रांस पोजीशन पे ऐड होगा, ना कि सिस पे। तो इस जगह से Cl आपके रिमूव होंगे और PR3 इस जगह पे ऐड होगा। और अगर इस जगह पे होता, अगर इस जगह पे PR3 आप ऐड करते तो आप रॉन्ग हो जाते, क्योंकि ये पोजीशन कैसा हो जाएगा, सिस पोजीशन। अगर इस जगह पे भी आप ऐड करते तो कौन सा पोजीशन हो जाएगा, सिस पोजीशन। दैट इज कॉल्ड ट्रांस इफेक्ट। सो ट्रांस इफेक्ट इज द लेवलाइजेशन, और यू कैन से इंक्रीजिंग द पावर ऑफ द लिगेंड which is trans to other ligand। समझ में आया? इसमें क्या होता है, हम देखते हैं कि इसमें एक रिलेशन लगाते हैं कि किसी भी कंपोनेंट का रिलेशन की रिएक्शन का रेट क्या है और नेचर ऑफ द लिगेंड क्या है, ट्रांस में है, सिस में है, उस चीजों को देखते हैं। अब इस चीज को ध्यान रखना है। एक बार इस टेबल को मैं रब करता हूं, इसको और अच्छे से समझाना है मुझे। ठीक है, आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो, या वीडियो तो आपको मिलेंगे ही, क्योंकि बताना क्या है वो ट्रांस इफेक्ट बहुत बेहतरीन है, उस चीजों को हमें समझना बहुत जरूरी है। ये लिगेंड के पावर, दैट इज द लेवलाइजेशन, मींस इंक्रीजिंग द पावर ऑफ द लिगेंड with respect to the other ligand with whom it is trans। अब जैसे मैं एक छोटा सा और एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने यहां पे ध्यान देना, PT NS3 इस जगह पे NS3, ध्यान से देखो, अच्छे से समझो तभी आएगा, नहीं तो ट्रांस इफेक्ट कभी समझ में नहीं आएगा। ये हुआ, ये प्लस माइनस N है। अब मुझे इसमें ऐड क्या करना है, PR3 को ऐड करना है और रिलीज करना है NS3। अच्छा, अभी आपको टेबल बताया था, इसमें ऐड करना है। अभी आपको मैंने बताया था ट्रांस इफेक्ट किसका ज्यादा होता है, PR3 का इन कंपेरिजन टू NS3 का। ठीक है, तो आपको पता है, तो सबसे पहला रूल क्या है, यहां से कहीं से भी NS3 रिमूव कर दो। मैंने इधर से कर दिया। जैसे ही मैंने NS3 रिमूव किया तो क्या मेरा प्रोडक्ट ये बना, ध्यान से देखना, PR3, then here is NS3, here is NS3 और here is NS3। क्लियर? ये आपका प्रोडक्ट आ गया, इसमें कुछ भी न्यू नहीं है। अब मैंने क्या किया, ध्यान से समझना, अब मैंने इसमें फिर से मुझे एक PR3 ऐड करना है और एक NS3 को रिमूव करना। अब यहां से क्वेश्चन आता है, अब पूछा जाता है कि अब मुझे बताओ कि जो PR3 है वो कहां ऐड होगा। क्या इस जगह पे ऐड होना है, इस जगह पे ऐड होना है, इस जगह पे ऐड होना, कहां होगा? आपको पता है PR3 का ट्रांस इफेक्ट NS3 से क्या है, ज्यादा है। तो जो नेक्स्ट PR3 होगा वो ट्रांस पोजीशन पे ऐड होगा, न कि सिस पोजीशन पे। समझ में आया?
समझ में आया? यस यस आदि, आप सीख जाओगी, सीख जाओगे, खाली बैठो, आपको सारा मैं सिखाता हूं, आप आराम से बैठो। पीटी, अब यहां पे आपने PR3 लगाया और अब यहां पे PR3 होगा, इस जगह पे आपने क्या लगा दिया, NH3, और इस जगह पे क्या लगा दिया, आपके बुक में थोड़ा सा देते हैं और बहुत सारा एक्सप्लेनेशन मांगते हैं, लेकिन कोई नहीं। अब देखो ये हो गया आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन कि आपका PR3 का ट्रांस इफेक्ट NH3 से ज्यादा होने की वजह से नेक्स्ट PR3 किस पोजीशन हुआ, ट्रांस। क्या ये दोनों ट्रांस पोजीशन पे हैं? बिल्कुल, तो ये हुआ पहला, समझ में आया? अब मैं इसको थोड़ा सा और रिमूव करता हूं और अच्छे से समझाता हूं, आप खुद समझ में आ जाएगा कि ट्रांस इफेक्ट है क्या एक्चुअली में। मींस पावर इंक्रीज कर देना लिगेंड का, और कुछ ही नहीं। अच्छा चलो, अब मैंने एक और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ले लिया, एक बड़ा अच्छा सा कॉम्प्लेक्स ले लिया। मैंने क्या किया, यहाँ पे पीटी PR3 यहां ले लिया मैंने, उसके बाद मैंने यहां पर भी PR3 ले लिया, उसके बाद मैंने यहां पर भी PR3 ले लिया, और उसके बाद मैंने यहां पर भी PR3 ले लिया। किसी को प्रॉब्लम है यहाँ पे? नहीं। और मैंने प्लस माइनस n कर दिया। अब मुझे इसमें NH3 को ऐड करना है और PR3 को रिमूव करना है। आपने कहना है सर कौन सी बड़ी बात है, बिल्कुल अभी कर देते हैं। इधर यू कैन रिलीज, अच्छा देखो क्या बोला बच्चों ने, अच्छा चलो अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, PR3 और इस जगह पे PR3, ठीक है, और PR3, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे, अब इस चीज को समझो क्या करना क्या है। अब आपको पता है किधर से भी आप रिलीज कर सकते हो, तो मैंने रिलीज कर दिया, सर मुझे यहां से रिलीज करना है। अब देखो क्या है एक्चुअली लॉजिक इसका, ध्यान से देखो। वेट, आई एम गेटिंग मैसेज, वेट फॉर अ मोमेंट। अच्छा एक क्वेश्चन मैं भी जल्दी से सॉल्व कर लेता हूँ, फिर ध्यान देते हैं, है ना। चलो अब देखो यहाँ से, यहाँ पे मैंने लगा दिया PT, अब मैंने यहाँ से रिमूव किया NH3, और मैंने यहाँ भी लगा दिया PR3, और यहाँ भी मैंने ऐड कर दिया PR3, और इस जगह पे भी मैंने ऐड कर दिया PR3। क्लियर? इसमें तो कोई न्यू नथिंग है। अब नाउ व्हाट इज द एक्चुअल टर्निंग पॉइंट हियर, अब इस चीज को ध्यान से देखो। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड one more NH3 and removing one PR3। चलो अब बताओ PR3 किधर ऐड होना है। आप कह सकते हो PR3 can be removed from here, PR3 can be removed from here, PR3 can be removed from here। किधर से रिमूव होगा जल्दी बता दो। यस अब आप एकदम बिल्कुल सुभांगी सिर्फ, अब आपको पता है which has more power, PR3 has more power, NH3 has less power, so NH3 will be added at cis position not trans position। समझ में आ गया? दिस इज कॉल्ड पावरफुल ट्रांस इफेक्ट। तो जल्दी से यहाँ पे लगा दो NH3, और यहाँ पे लगा दिया मैंने NH3, और इस जगह पे मैंने लगा दिया PR3, और इस जगह पे मैंने लगा दिया PR3। क्या सबको समझ में आ गया सिस ट्रांस इफेक्ट होता क्या है? यस, आई थिंक अब दोनों एग्जांपल से आपको समझ में आ चुका होगा। क्लियर? एनीबॉडी, एनी प्रॉब्लम? सबको आ गया समझ में बच्चों? यस बहुत अच्छा। तो लेकिन हाँ एक चीज, जैसे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम लोग याद करते हैं, उसी तरह से हमें ट्रांस इफेक्ट का भी पावर याद करना होगा। तो बच्चों क्या पावर था जल्दी बता दो। NO, CO, CN। देखो थोड़ा सा अगर अपग्रेडेड हम जाएंगे तो इसमें भी थोड़ा डिफरेंस होता है। खैर ऐसे लेते नहीं है क्योंकि आपके NCERTs में और आपके सिलेबस से थोड़ा ये ऊपर है, बट हाँ क्वेश्चंस आ गए थे तो वी हैव टू डू दैट क्वेश्चन। देन ये आ गया CO, CN, देन आपका आ जाता है PR3, H- ऑलमोस्ट सेम पावर होते हैं, देन CS3 माइनस, उसके बाद हम लिखेंगे C6H5 माइनस, देन NO2 माइनस आ जाएंगे, देन आपके आ जाते हैं SCN माइनस, I माइनस, उसके बाद आ जाएगा आपका Br माइनस। देन इसको रिमेंबर नहीं करना है, जैसे ये प्रैक्टिस की चीज है। जैसे अच्छा अच्छा मुझे बताओ
क्या आपने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड को क्या क्या किया था, रिमेंबर किया था कि आपको जैसे जैसे आपने प्रैक्टिस की आपको समझ में आ गया कि सर ऐसे ही हो जाएगा। तो इनको खास याद करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस में आ जाए, क्योंकि आपने इस टॉपिक को बहुत ध्यान से देखा नहीं होगा इसलिए थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रहा है, बट आ जाएगा। Cl माइनस, ठीक है, उसके बाद आ जाता है PyNH3, उसके बाद आपका आ जाता है वाटर OH माइनस, उसके बाद आ जाता है F माइनस। ये आपका जनरल ऑर्डर आपके जनरली बुक में आपको दिखते हैं, ठीक है। ये टॉपिक बहुत कम इंक्लूड करते हैं बट दिख जाते हैं। अब आपसे पूछा, आपने सब देखो, अच्छे से ध्यान से देख लो, ये ऑर्डर है। तो अब आपके क्वेश्चन में आ जाओ। ट्रांस इफेक्ट सबको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब आपसे पूछा है कि ट्रांस इफेक्ट होगा किसका ज्यादा, देखो Cn का सबसे ज्यादा, इस तरफ में आ जाता हूं बी ऑप्शन में, देखो एक बार Cn का सबसे ज्यादा है क्या, Cn का सबसे ज्यादा, देन C6H5, देन Br माइनस, देन NH3। तो आंसर क्या हो जाएगा 11 का, बी ऑप्शन, Cn माइनस, C6H5, देन Br माइनस, देन NH3। क्लियर। अब जो सबसे और एक इंपॉर्टेंट है, जॉन टेलर। चलो जॉन टेलर किसको किसको पता है, जल्दी से बताओ मुझे, थोड़ा सा मदद करो। जॉन टेलर को हम लोग किस तरीके से पढ़ सकते हैं? अगर आपसे पूछा कि 4 एग्जाम्पल आपके गिवन हैं, जॉन टेलर इफेक्ट, जॉन टेलर इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व इन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अच्छा, किसमें जॉन टेलर इफेक्ट नहीं तो होगा? D7, D8, D4 एंड D9। क्या बोला आपसे? वेट फॉर अ मोमेंट, एक मिनट, थोड़ा आ जाते हैं। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं हम लोग, क्या है D7, उसके बाद आ जाता है D8, D4 एंड D9। तो चलो जॉन टेलर इफेक्ट हम लोग किस जगह पे कैसे देख सकते हैं, थोड़ा सा आ जाओ। अब आपने हमें देखा, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन ले लिया D7, D8, D9 और शायद D4 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब मुझे ये बताओ कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के बारे में कितनों को पता है, थोड़ा सा आप बताओ मुझे, तो फिर मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, अदरवाइज डायरेक्टली आपको बता दूंगा। जल्दी से, कितनों ने जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पढ़ रखा है बच्चों? अच्छा, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन आप लोगों ने में से किसी ने नहीं पढ़ा है क्या? देखो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, आई होप सो। चलो ठीक है, ठीक है, कोई ना कोई ना, मैं बताता हूं। अच्छा, आपको पता है अगर मैं ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करता हूं, अगर मैं ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात मैं कर लूं, अच्छा क्या आया मैसेज में देखूं, हाँ T2G डिस्टॉर्शन, हाँ थोड़ा बहुत आप जानते हो। अगर मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करूं, तो आपको पता है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है क्या? बिल्कुल, आप इस तरह से M लगा दो, इस तरीके से आपने लिगेंड लगा, सारे पोजीशन क्या है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है, इक्वल डिस्टेंस पे है, जिसको बोलते हैं नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। लेकिन अगर ये जो आपका पोजीशन है ये कभी छोटा हो जाए और कभी बड़ा हो जाए, तब हम बोलेंगे उस जगह पे क्या हो जाएगा, जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है वो नॉर्मल नहीं एबनॉर्मल होगा। तो जॉन टेलर पहला पर्सन था, उसने बोला कि सारे पोजीशन तो हमें सेम दिख रहे हैं, इक्विवेलेंट दिख रहे हैं, सारे डिस्टेंस भी हमें इक्विवेलेंट दिख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे कॉम्प्लेक्स में देखा कि जो आपका ये पोजीशन है ये कभी लॉन्ग हो जा रहा है और ये कभी क्या हो जा रहा है, आपका शॉर्ट हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है। आखिर क्यों, किस केस में ऐसा होता है? तब जॉन टेलर, नॉर्मल में कुछ नहीं होता, नॉर्मल में तो भैया ऑलवेज पोजीशन इक्विवेलेंट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए भी आपने क्या बोलते हैं, इसके लिए भी आपने शायद रूल पढ़ा था, बेंट रूल, केमिकल बॉन्डिंग में बेंट रूल और मॉडिफाइड बेंट रूल, शायद अभी मुझे वो फोकस नहीं करना, मुझे जेटीडी फोकस करना है। तो आपने देखा कि नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जेटीडी ने देखा कि ये जो आपका पोजीशन है वो कभी लॉन्ग हो जा रहा है, कभी इलोंगेट हो जा रहा है, कभी शॉर्ट हो जा रहा है। तो भाई इलोंगेट और शॉर्ट किस लिए हो रहा है? तब जेटीडी ने बताया कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को उसने ऐसे समझाया, अगर आपका अनसिमेट्रिकल ज्योमेट्री है, अगर अनसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है, तो समझ लेना जेटीडी पावर में आएगा।
और अगर सिमेट्रिकल है तो जेटीडी नहीं होगा, मींस आपका नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री मिलने वाली है। तो आपका कहना है सर ये नॉर्मल और एबनॉर्मल मुझे समझ में नहीं आया, तो देखो अभी आपको समझाते हैं। मैं हाई स्पिन कम्प्लेक्स ले लेता हूं। हाई स्पिन कम्प्लेक्स कौन बनाते हैं, सबको पता है, वीक फील्ड लिगेंड बनाते हैं। तो अगर मैं इसको फिल करना स्टार्ट करूं, आपको पता है डी में कितने होते हैं, ध्यान से देखना बच्चों, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा और आंसर भी आपके पास 1 2 3 4 5। अच्छा, ये आपका क्या हो गया, इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल में ज्योमेट्री होती है, सबको इस चीज को पता है बिल्कुल। इसको मैंने लिख दिया EG और इसको मैंने लिख दिया बच्चा क्या, T2G। चलो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं D1 से। आपको पता है ये 1 है, तो आपको पता है हाई स्पिन कम्प्लेक्स तो पहले ये फिल होगा। अच्छा बताओ, सबको इक्वल इलेक्ट्रॉन मिले हैं, नहीं, तो ये किस तरह का ज्योमेट्री है, जल्दी बता दो, अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है क्या, बिल्कुल। अच्छा दूसरा आ जाते हैं हम लोग, D2 में आ जाते हैं। अब ध्यान से देखना, ये अनसिमेट्रिकल हो गया D1। अब D2 में मैंने यहां फिल किया 1 and 1 2। अब क्या सबको इक्वल इलेक्ट्रॉन मिले, इनको 2 मिले, इनको मिला ही नहीं है, तो फिर से मैं बोलूंगा D2 भी क्या है आपका, अनसिमेट्रिकल है, बिल्कुल बिल्कुल अनसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है। ध्यान से समझते जाना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चलो थोड़ा D3 में आ जाते हैं। D3 में आपका क्या 3 है। अब देखो क्या सबको सेम मिले हैं, बिल्कुल सबको 1 1 1, एकदम देखो सबको इक्वली मिला। इक्वली में मतलब D3 कॉन्फ़िगरेशन जो आपका हो जाएगा वो, देखो बच्चों इसमें भी मैं बता दूं, हाई स्पिन और लो स्पिन में कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, बट आपके क्वेश्चन में सिर्फ हाई स्पिन पूछा तो मैं हाई स्पिन पे जा रहा हूं। अगर D4 पूछे तो D4 में देखो एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो भैया हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स से ऊपर गया। देखो नीचे वाला T2G सिमेट्रिकल है, बट EG में देखो ये खाली है, तो इसको हम लोग फिर से क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल बोलेंगे। इस चीज को ध्यान रखना, पहले सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल लिख लेते हैं, फिर आपको मजे से बताऊंगा मैं। D5, D5 में मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां, तो एक। अब बताओ क्या सिमेट्रिकल है, देखो T2G में भी सबको 1 1, ईच ऑर्बिटल गेट्स 1 इलेक्ट्रॉन, हियर ईच ऑर्बिटल गेट 1 इलेक्ट्रॉन, सो वी विल से सर ये तो कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल मुझे सिमेट्रिकल लग रहा है। बहुत अच्छा, आपने आराम से यहाँ पे क्या लिख दिया, ये भी सिमेट्रिकल लिख दिया, बहुत अच्छी बात है। चलो अब आ जाओ बच्चों D6 में। अच्छा D6 में मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहां फिल किया और एक इलेक्ट्रॉन यहां फिल किया, क्या ये सिमेट्रिकल है, जल्दी बताओ। ऊपर वाला तो सिमेट्रिकल है, नीचे देखो दिस ऑर्बिटल गेट 2 इलेक्ट्रॉन, दिस ऑर्बिटल 1 1 1 इलेक्ट्रॉन, तो वी विल से दिस इज अगेन अनसिमेट्रिकल। क्या ये अनसिमेट्रिकल है, बिल्कुल। अच्छा चलो अब आ जाओ D7 पे बात करते हैं। D7 में मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहां इधर, क्या ये सिमेट्रिकल है, देखो तो अच्छे तरीके से, बिल्कुल सर ये सिमेट्रिकल नहीं है, तो फिर से हम इसको क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल। बहुत अच्छी बात है। अब मैं बात करूं D8 की। अच्छा D8 में मैंने यहां फिल किया और इस जगह पे फिल किया। अब देखो इधर भी सबको ईच ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन एंड ऊपर वाले को एक, बिल्कुल सिमेट्रिकल है, नीचे वाला भी सिमेट्रिकल, ऊपर वाला भी, तो D8 को हम लोग क्या बोलेंगे, जल्दी बता दो, सिमेट्रिकल। चलो अब मैं बात करूं D9। D9 मतलब एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहां दे दिया। अच्छा D9 मुझे बताओ सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल, देखो नीचे वाला तो सिमेट्रिकल है, लेकिन ऊपर वाला देखो सिमेट्रिकल है, इधर 2 इधर 1, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये भी आपका क्या है बच्चा लोग, अनसिमेट्रिकल। एम आई राइट। अब मुझे बताओ जेटीडी कहां लगेगा, रूल क्या कहता है, if unsymmetrical configuration then JTD, if symmetrical configuration then no JTD। D1 में बोलो, आप बोलोगे सर अनसिमेट्रिकल है, JTD लगना है, मींस ऑक्टाहेड्रल का जो ज्योमेट्री है उसमें थोड़ा सा डिस्टॉर्शन होगा, यानी या तो इलांगेशन होगा या उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, यानी JTD आउट JTD इन। चलो वो तो बात की बात है, वो फर्दर। अब देखो अनसिमेट्रिकल है, मैं क्या बोलूंगा, JTD लगना है। D3 सिमेट्रिकल है तो बोलोगे नो JTD। D4 अनसिमेट्रिकल है, यस JTD। D5 सिमेट्रिकल है तो क्या बोलोगे, नो JTD। D6 अनसिमेट्रिकल है तो बोलोगे यस JTD लगेगा। D7 अनसिमेट्रिकल है, यस JTD लगेगा। D8 सिमेट्रिकल है तो क्या बोलोगे, नो JTD। और D9 अनसिमेट्रिकल है तो क्या बोलोगे, JTD। तो अब क्वेश्चन में आपसे पूछा कि किसमें JTD नहीं लगेगा, देखो D4 में JTD लगना है, D7 में JTD लगना है,
D9 में जे, लेकिन D8 में देखो सिमेट्रिकल है तो नो जेटीडी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से बता दो, तुरंत आप इसका आंसर ढूंढ के मुझे बता सकते हो। सर आंसर इज सी ऑप्शन, कि इसमें D8 जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें जेटीडी आपका नहीं लगने वाला है क्योंकि सिमेट्रिकल है। क्या कोई प्रॉब्लम है? अब आपसे एक और क्वेश्चन मैं यहां ऐड कर देता हूं। अगर T2G अनसिमेट्रिकल हो तो जेटीडी का पावर थोड़ा कम, और EG अनसिमेट्रिकल हो तो जेटीडी का पावर ज्यादा। जैसे अगर मैं बात करूं D4 की, अच्छा अगर मैं बात करूं D4 की और D9 की, अच्छा D9 में देखो T2G तो आपका सिमेट्रिकल है लेकिन EG आपका क्या अनसिमेट्रिकल है। तो अगर D4 और D9 की बात करूं तो जेटीडी का पावर किसमें ज्यादा होगा, D9 में। ये भी याद रखना, स्टार बना के लगा देना। व्हेन वी कंपेयर द जेटीडी, ये सारे जेटीडी और अनजेटीडी क्यों नहीं देंगे ये आपको पता, लेकिन उसमें से पावर किसका ज्यादा होगा। तो अगर T2G अनसिमेट्रिकल है तो भी जेटीडी होगा, लेकिन अगर EG अनसिमेट्रिकल है तो जेटीडी का पावर ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा जो जेटीडी का पावर आपको दिखता है वो D9 में दिखेगा, उसके बाद आपको D7 में भी दिखेगा, लेकिन D4 में D9 के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम दिखता है। क्या किसी को प्रॉब्लम है यहां तक? अगर प्रॉब्लम है तो आप माइक ऑन करो और बताओ मुझे, क्या जेटीडी सबको समझ में आ गया? नॉर्मल ओक्टाहेड्रल ज्योमेट्री से अगर थोड़ा सा भी ये इलोंगेट हो जाए या कंट्रैक्शन हो जाए, ठीक है, तो समझ लेना उसमें जेटीडी लगने वाला है। सबको आ गया? देखो बैठोगे और जानना चाहोगे तो बहुत कुछ जान सकते हो, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी होगी और धीरे धीरे आप देखोगे कि आपको सारी चीजें इजीली समझ में आ रही है। कोई मैं नया चीज ऐसा नहीं बता रहा हूं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा अगर आप समझते चले जाओगे तो आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब हमारे पास ज्यादा समय है नहीं, 10 से 15 मिनट है, तो और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखो किसी को डाउट है? अच्छा हाँ हाँ, D9 और D4 का मैं एक बार कंपैरिजन रिपीट कर देता हूँ। हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चलो, तो मैं इसको एक बार ना रब कर देता हूँ, ठीक है, एक बार रब करके आपको बताता हूँ क्या है, आखिर क्या बोल रहा है इसमें, है ना, इसी इसी जगह पे मैं आपको बता देता हूँ ना। अच्छा मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख रहा हूँ, इस जगह पे 1 2 3 4 5, अच्छा इसमें लगा देता हूँ मैं 1 2 3 एंड 4। अच्छा तो आप 4 को कैसे भरोगे जल्दी बता दो मुझे, मैंने यहां पर भी रब कर देना है थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो इसी जगह पे आपको इजीली समझ में आ जाएगा, 1 2 3, और यहाँ पे मैं बता दूं EG। अच्छा आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 ही तो है, 1 2 3 4। अच्छा D4 में आपका अनसिमेट्रिकल कौन सा है? T2G तो अनसिमेट्रिकल है ना, EG में तो इलेक्ट्रॉन गया नहीं, तो D4 में भी आपका जेटीडी है, लेकिन जेटीडी का पावर क्या होगा, कम। देखो क्योंकि T2G अनसिमेट्रिकल है, लेकिन अगर मैं D9 करने जाऊं तो क्या होगा, देखो तो कौन अनसिमेट्रिकल होता है, T2G या EG? भरता हूं मैं, देखो 5 6 7 8 9, ठीक है, ये भर दिया मैंने, मतलब डायरेक्टली आपको दिखा रहा हूं, मतलब फील तो होगा 1 1 होके। अब आप देखो ये D9 है क्या? अब D9 में देखो T2G तो सिमेट्रिकल है लेकिन EG क्या अनसिमेट्रिकल, D4 में T2G अनसिमेट्रिकल था लेकिन D9 में EG अनसिमेट्रिकल है। तो अगर EG अनसिमेट्रिकल होगा तो जो आपका जेटीडी का पावर होगा वो बहुत डेंजरस होने वाला है। तो अगर पूछे D4 और D9 में जेटीडी का पावरफुल इंपैक्ट किसमें होगा, तो तुरंत आपका जवाब होगा सर D9 कॉन्फ़िगरेशन में। इसको पता है, इसको और अच्छे से पढ़ते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि कब जेड आउट होगा, कब जेड इन होगा, ठीक है, लेकिन अभी तो उतना नहीं हो सकता, बट इनको बहुत प्यार से हमें समझाया जाता है। बट आपके लिए तो इतना सारा काफी है, ये सारी चीजें आप अगर आप जान लोगे तो आपका जो जॉइंट टेलर इफेक्ट है वो आपको इजीली बन जाना है। ठीक है, चलो बहुत अच्छा, आई होप इसमें आप किसी को प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब मैं एक और आ जाता हूं, एक अच्छा सा क्वेश्चन मैंने देखा था आपको थोड़ा सा, हाँ क्वेश्चन नंबर 13 एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा रुको। क्वेश्चन नंबर 13 में एक आपका क्वेश्चन है, एक साथ मैंने बहुत सारे इधर क्वेश्चन ले लिए तो थोड़ा सा ये पिक्सल फट गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्गेस्ट सीओ बॉन्ड, बोलता है कि सीओ बॉन्ड सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट किसमें है। तो देखो पहला आपका कॉम्प्लेक्स क्या दिया हुआ है, FeCO हॉल 4 2 माइनस, मुझे कंपाउंड लिखने दो, ठीक है, तो आपको इजीली समझ में आएगा ये क्वेश्चन का मतलब क्या है। MnCO हॉल 4 प्लस है शायद, एक बार और चेक कर लूंगा, NiCO हॉल 4, ठीक है, और लास्ट में क्या है आपका, एक बार और देखूं,
FeCO MnC, अच्छा MnCO हॉल 6 है, NiCO4 COCO4। अच्छा चलो आ जाते हैं यहाँ पे आपके हैं CO हॉल 6 है, ठीक है। उसके बाद आपका है CO हॉल 4, ऐसा ही कुछ आपका कंपोनेंट दिया हुआ है। एक बार और फाइनल चेक कर लेते हैं, ठीक है। ठीक, अब आपसे पूछा जाएगा कि किस क्वेश्चंस में, एक मिनट बच्चों, इसमें पूछा है कि CO बॉन्ड लेंथ किसमें सबसे ज्यादा होगा। तो याद रखना इसका सबसे पहला रूल शायद आपने थ्योरी में पढ़ा होगा, जितना ज्यादा कंप्लेक्स में मोर द नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द कंप्लेक्स, मोर इज द टेंडेंसी ऑफ मेटल टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग पाई p pi d pi बैक बॉन्डिंग विद द कार्बन, विद द कार्बन ऑफ द कार्बोनाइल। जैसे सपोज करो अगर मेटल है तो आपको पता है इनके बीच में कौन सा हो जाएगा, p pi d pi बॉन्डिंग आ जाएगा, ठीक है। तो इसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा किसके ऊपर, इट टोटली डिपेंड अपॉन द चार्ज प्रेजेंट ऑन द कॉम्प्लेक्स। अच्छा इन सब में सबसे ज्यादा चार्ज किस में है, जल्दी से बताओ आप मुझे। सर इन सब में सबसे ज्यादा जो चार्ज है वो Fe वाले में, देखो इसमें 2 माइनस चार्ज है। अच्छा आंसर आ गया क्या, हाँ Fe वाले में, बिल्कुल Fe वाले में सबसे ज्यादा चार्ज है, इस सब में तो है नहीं। अब जब सबसे ज्यादा चार्ज है तो ये पाई बॉन्डिंग जो बनाएगा, जो बैक डोनेशन हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग, वो बनाने का पावर ज्यादा होगा। तो अगर Fe और C के बीच में पाई बॉन्डिंग जो बैक डोनेशन है वो ज्यादा होगा, तो क्या इस बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। जब बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ता है तो आपको पता है बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है। अगर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, जल्दी बता दो। सबको पता है बॉन्ड लेंथ क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। बिल्कुल, जब बॉन्ड लेंथ FeCO का डिक्रीज होगा तो आपको पता है बढ़ेगा किसका, कार्बोनाइल, और इसका कार्बन और ऑक्सीजन का यहां बढ़ेगा। क्या बोला फिर से समझो, मोर द नेगेटिव चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स, ध्यान से समझना। अच्छा क्या हुआ बच्चों, हाँ 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 बिल्कुल, मोर द नेगेटिव चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स, मोर द टेंडेंसी टू फॉर्म पाई बॉन्ड, दैट इज सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कॉम्प्लेक्स। जैसे ही यहां पे ज्यादा टेंडेंसी होगा तो आयरन, आयरन और कार्बन मींस मेटल और कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज। अगर ये बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगा तो कार्बन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्योंकि जब इनमें पूरा सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड बन जाते हैं तो स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, यहां पर भी डबल आ जाता है और यहां पर भी डबल, ऐसा दिखने लगता है। नहीं तो अदरवाइज जनरली आप क्या पढ़ते हो कि भैया यहाँ पे तो सिंगल सिग्मा बॉन्ड है और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आपने पढ़ाई होगा, मैग्नेटिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा रहा हूं, इस तरह से लिंकेज हो जाएगी। लेकिन जैसे ही इनमें स्ट्रॉन्ग आ जाएगा तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, जब हम लोग सिनर्जिक बॉन्डिंग आपने जब पढ़ा होगा। तो कहने का मतलब मोर द, अगेन आई एम रिपीटिंग, more the negative charge present on the complex ion, more is the tendency of the pi donation. That means to say iron, metal and carbon bond strength increase. Due to this reason bond order increase, bond length decrease. If bond length here decrease, that means carbon and oxygen increases. So जल्दी से बता दो, बाकी चेक करने की जरूरत तो है नहीं। 13 का हम लोग सीधा सीधा क्या बोलेंगे बच्चों, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है, बताओ। सारी चीजें मैंने आपको, नई नई चीजें आपको समझाई है। अब एक बार आप चैट बॉक्स में मुझे बताओ, क्योंकि अभी तो बहुत ज्यादा मैं बता नहीं पाऊंगा क्योंकि समय हो गया, आपके दूसरे भी क्लासेस होंगे। तो आप एक काम करो बच्चों, अब आप मुझे ये बताओ कि अब जो दूसरा है आपको डाउट क्या क्या है अभी तक, आपको आपको जो जितना मैंने टॉपिक्स बताए उसमें आपके डाउट्स क्या क्या हैं। अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन, अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन जल्दी से। यू हैव 2 to 3 मिनट। किसी को भी किसी भी टॉपिक में डाउट है अनम्यूट करो एंड आस्क, डू फास्ट। अच्छा मैं एक बार पोल शेयर करता हूं, आज जो मैंने बताया वो आपको समझ में आया भी या नहीं, मतलब थोड़ा बहुत समझ में आया या नहीं, मैं एक बार रेस करता हूं कि जो टॉपिक आपको आया या नहीं आया वो भी देखो, और जहां डाउट्स हैं वो पूछ लो। कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत डाउट्स है तो पूछ लो। तो जब भी हम डाउट सेशन में आते हैं तो ऐसी कुछ बहुत सारी चीज, आप कुछ मत करो, आप प्रीवियस ईयर के नीट के भी क्वेश्चन बना के आओगे तो आपके सारे कंसेप्ट जो है ना बहुत ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। क्लियर, और किसी को कहीं पे भी डाउट है। हाँ ठीक है सर, क्वेश्चन 1
क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 मतलब फर्स्ट क्वेश्चन ना इस टॉपिक, ये वाला ना। देखो यस या नो बताओ, ये क्वेश्चन क्या शुभांगी, दिस इज द क्वेश्चन ना? यस, हाँ देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, शानदार। देखो मैक्सिमम, अच्छा इसका एक ट्रिक मैं बताता हूं। अच्छा डेंटिसिटी तो आपको पता होता है ना, डेंटिसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ डोनर एटम प्रेजेंट इन अ लिगेंड विच इज लिंक टू द मेटल एटम और मेटल आयन, है ना। चलो अच्छा ये तो समझ में आ गया। अच्छा ट्रांजिशन मेटल का आपने जितने भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पढ़े होंगे, तो ट्रांजिशन मेटल के आपके क्या दिखे हैं मुझे बताओ तो थोड़ा सा। ऑक्सीडेशन स्टेट आपके कितने दिखे थे जनरली? आप मुझसे कहोगे सर जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट तो मुझे +2 और +3 सबसे ज्यादा दिखे, और इनर ट्रांजिशन के आपने डीएनएफ ब्लॉक पढ़े होंगे तो +4 दिखे थे। बिल्कुल, तो रूल क्या है, ट्रिक देखो, जस्ट डेंटिसिटी को डबल कर दो। 2 है तो इसका क्या हो जाएगा 4, और 3 है तो इसका क्या हो जाएगा 6, और 4 है तो इसका क्या हो जाएगा 8। अब आंसर में आ जाओ, कहां पे आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन दिख रहा है? अच्छा सर बेस्ट कॉम्बिनेशन देखो, ये देखो 6 एंड 8 दिखा, तो आंसर 6 एंड 8। बिल्कुल सिंपल है, याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है उसी को डबल कर दो। एक्चुअली इसको डेंटिसिटी बोला है, होता है एक्चुअली ये कोऑर्डिनेशन के नंबर के टर्म्स में। कोऑर्डिनेशन नंबर तो आपको जानते ही हो, पता होता है ना कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, डेंटिसिटी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ लिगेंड अटैच। तो अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर 4, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो मैंने मान लिया कि भैया इसका मैक्सिमम क्या हो सकता है 6, और ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन का क्या हो सकता है 8, तो आंसर क्या हो जाएगा 6 एंड 8। और दूसरा इसका लॉजिक देखो भैया, इसका मैक्सिमम तो 8 ही डोनर एटम है, 1 2 3, इधर 4 5 6 7 और 8, तो भैया मैक्सिमम तो 8 ही जाएगा, उससे ज्यादा तो जा ही नहीं सकता। तो आंसर हो गया 6 एंड 8। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, बिल्कुल ट्रिक पे है। आ गया सबको समझ में? चलो और किसी को डाउट है? और किसी को डाउट है? अगर नहीं है तो मैं क्लास एंड कर लूं। कोऑर्डिनेशन का आज का हो गया। आप लोगों ने क्वेश्चन मुझे शेयर नहीं किया, अगर नेक्स्ट क्लास में हेलो एल्केन हेलो एरिन्स के क्वेश्चन शेयर करो, ठीक है? फिर मैं नेक्स्ट क्लास में कोऑर्डिनेशन नहीं, फिर हेलो एल्केन हेलो एरिन्स पे ज्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि ये प्रीवियस क्लास में आपके हुए नहीं थे। तो आपने मुझसे कहा था सर मैं पढ़ के आऊंगा, बट आज ज्यादा अटेंडेंस थी नहीं, बट अब मैक्सिमम बच्चे ज्वाइन करो तो सारी चीजें आपकी एक बार रिवाइज हो जाएगी। क्लियर बच्चों? तो चलो मैं एंड कर रहा हूं आज का क्लास। अच्छा एएल वाले में भी प्रॉब्लम है? अच्छा एएल का तो ये सिंपल है, ये तो आपने ग्रुप 13 एलिमेंट में भी पढ़ा होगा। एक मिनट, ये वाला ना, इसमें तो आपको पता है एल्युमिनियम ब्रिजिंग Al2Cl से एल्युमिनियम जब भी हम हाइड्रेटेड फॉर्म में आता है तो ये इस +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। ये जो वाटर के लिगेंड है इसमें 6 वाटर के लिगेंड ऐड होते हैं। ये जनरली जब आप ग्रुप 13 एलिमेंट्स पढ़े होंगे, जब कंपाउंड देखा होगा तो ये कंपाउंड बनता है। ये डायरेक्ट आपके एकदम थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। अब आपसे पूछा है कि H2O क्या है? H2O आपको पता है वीक फील्ड लिगेंड है, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मींस sp3d2। क्लियर? अच्छा ठीक है, कोई नहीं, तो फिर शुभांगी फिर कभी इसको अपन आराम से देखेंगे, बट इसको आप समझ लो इस तरीके से, ठीक है? क्लियर? तो चलो मैं अब क्लास एंड कर रहा हूं। खुश रहो बच्चों, थैंक यू सो मच।